Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का 7th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना occurring in nature which could be served as reasonable time standard। साथ ही आपको बोर्ड नजर आ रहे होंगे। हर क्वेश्चन के साथ मेंशन है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार किस किस बोर्ड में आ चुका है। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Any natural phenomena that repeat itself after certain interval of time can be used as time standard or measure of time। कुदरती तौर पर जितने भी अमल हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं या जितने भी फिनोमेनास अकर हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो पहली एग्जांपल देखते हैं, द फेज ऑफ मून इज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। चांद को हम यूज कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड। चांद का बढ़ना, चांद का कम होना, और जो कमरी साल भी हम मैयर करते हैं वो हम चांद की मूवमेंट से ही मैयर करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है, सन इज आल्सो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, मिड नून हो गया। नमाज के औकात भी हम सूरज के तुलू और गुरूब और सूरज की मोशन के साथ ही तय करते हैं। तो सन को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुछ और भी फिनोमेना है, जिस तरह चेंजिंग ऑफ वेदर, वेदर की चेंजिंग से भी हम टाइम स्टैंडर्ड को मैयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हार्ट बीट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज टाइम स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ड्रॉबैक्स यूज द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि बहुत दफा ये क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। As a period of a time period depend upon the formula as given t is equal to 2 pi square root of L over G। अब हम देखते हैं कि डिपेंड किस किस के ऊपर करता है। सबसे पहले देखें तो वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, सो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ मे बी हैव डिफरेंट वैल्यूज। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, और जी की वैल्यू हम जानते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, इसलिए हम टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन देखते हैं, द टाइम पीरियड कैन आल्सो बी इफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस है वहां पर तब भी टाइम पीरियड इफेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। लास्ट रीजन देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन आल्सो बी इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होगा विंटर्स और समर में, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज हो जाएगी। जब लेंथ चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, सो हम टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम को यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। हम दो डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? पहला देखें, हम किलोग्राम तब यूज करते हैं, किलोग्राम तब यूज करते हैं व्हेन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास विदाउट कंसीडरिंग द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कंसीडर होती है, तब हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से कंसर्न हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? मोल्स इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जरूरत होती है, वहां पर हम नेसेसरी उनको जानना चाहते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। Question number 4. Three students measure the length of a needle with the scale on which minimum deviation is 1 millimeter. It's mean कि उस measurement scale का जो least count है वो क्या है? 1 millimeter. 3 measurements लिए हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन ये है कि which record is correct and why। कौन सी measurement इसमें से ठीक है और क्यों? तो इसकी रीजन ये है, जो करेक्शन है, जो रीडिंग ली गई है, थर्ड 0.214 मीटर इज
करेक्ट। क्यों ठीक है? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरिंग की जा रही है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। सो वी कैन मेजर द लेंथ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा 0.214 मीटर। Question number 5 है, an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in the computation? Measuring करते हुए measurements में हम इस saying को कैसे use कर सकते हैं? पहले इस saying को समझते हैं. A chain is only strong as its weakest link. चेन उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी जितना मजबूत उसका सबसे कमजोर लिंक होगा। तो मेजरमेंट में क्या होगा? कोई भी मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा रिलायबल होगी जितना कम से कम उसमें एरर होगा। सो अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस प्रिसीजन। लेस प्रिसीजन का क्या मतलब है? दैट हैज स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसका जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतना ही मेजरमेंट क्या हो जाएगी? रिलायबल। या हम कह सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट इसके लिए, कैलकुलेशन इज ओनली एज एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट प्रिसाइज डाटा। जितना कम से कम उसका प्रिसाइज डाटा होगा, कम से कम लीस्ट काउंट होगा, उतनी वो मेजरमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? कौन कौन से हो सकते हैं? When the stopwatch is used to measure time period of vibration, there are two types of possible error. First error क्या हो सकता है? Zero error. Zero error हो सकता है which is a systematic error. अगर स्टॉप वॉच में कोई जीरो एरर है तो जब भी मेजरमेंट लेंगे वो जीरो एरर वहां पर जाहिर होगा। और हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जीरो एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही उसका तरीका है कि उसको सिंक्रोनाइज किया जाए किसी दूसरी करेक्ट डिवाइस के साथ। दूसरा एरर कौन सा हो सकता है? द टाइमिंग टू स्टार्ट एंड टू स्टॉप द वॉच विच इज पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन भी हो सकता है या इनएक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है कि उसे नहीं पता चला कि कब वॉच स्टार्ट करनी है और कब वॉच स्टॉप करनी है। तो इस तरह ये दो एरर पॉसिबल हैं जो टाइम स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। Does a dimension analysis give any information on a constant of proportionality that may appear in algebraic expression? ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैंने एग्जांपल में पहले भी पढ़ाया था जब हमने लेक्चर पढ़ा था। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशन एनालिसिस का, दैट डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। तो मैंने अगेन वही फॉर्मूला लिखा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब 2 पाई की जगह मैंने कांस्टेंट लिखा है, तो 2 पाई कांस्टेंट हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते, दिस कैन बी फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटली। तो यही एक ड्रॉबैक है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखाता चलूँ, लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन सिखाई थी क्या होती हैं, अब इससे यहाँ पर सिखाता चलूँ कि उनको ड्राइव किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर को। प्रेशर का हमें फार्मूला पता है, प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी कि फोर्स ओवर एरिया। सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन देख लेते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एम एल टी माइनस टू ऊपर आ जाएगा और एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। याद रखिएगा कभी भी डायमेंशन एनालिसिस में इस एल को इस एल से कैंसल आउट नहीं करना, डायमेंशन में कैंसल आउट नहीं करते, बल्कि एल जो स्केयर है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये एल माइनस टू हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। दोबारा बताता चलू, कभी भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज को कैंसल आउट डायमेंशन में नहीं किया जाता। नाउ लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का हमें फार्मूला पता है, डेंसिटी होती है
रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन हो जाएंगी m और वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएंगी l क्यूब। इन्हीं को हम फार्मूलाज में पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा m ओवर l क्यूब और फाइनल हमारे पास बन जाएंगे इसकी डायमेंशन m l माइनस 3। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी m l माइनस 1 t माइनस 2 और डेंसिटी यानी कि रो की डायमेंशन आ जाएंगी m l माइनस 3। Next question is the wavelength lambda of a wave depend on the speed v of the wave and its frequency f, knowing that lambda is length, v is यानी कि velocity है lt minus 1 और f is frequency that is hertz t minus 1। Decide which of the following is correct। अब यहाँ पर हम जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, हम वो मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं F इज इक्वल टू वी लैम्डा, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड की हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी फ्रीक्वेंसी की वो t माइनस 1 आ जाएगी। राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ जाएंगी v और लैम्डा की, कंबाइन करके लिखेंगे तो l स्क्वायर t माइनस 1। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो आई है वो t माइनस 1 है, जबकि राइट हैंड साइड की डायमेंशन l स्क्वायर t माइनस 1 है। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब दूसरी देखते हैं F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन उसी तरह आ जाएंगी t माइनस 1 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अब हमारे पास आ जाएंगी t माइनस 1। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल हैं। जब दोनों की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हम इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं कि आया वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।